आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दूसरे लेक्चर की हम बात करेंगे, लेक्चर 2। 5 लेक्चर में मैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस निपटाऊंगा। इसका इतना खास वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात करेंगे दोस्तों, हम अभी 1975 तक बात करेंगे, 1967 से लेकर 1975 तक, और कल हम 1975 से लेकर 1989 तक देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की। तो इससे पहले देखिए, ये जो पीपीटीज है इसमें कंटेंट जो बचेगा वो मैं अगली पीपीटी में कर दूंगा। इंदिरा गांधी के बारे में लास्ट पीपीटी में कुछ डिटेल्स थी, तो जिनको कंटेंट से पढ़ना है वो कंटेंट से पढ़ ले, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नोट करते चले, क्योंकि जो मैं डिक्टेट करता हूं ना, बहुत सारी चीजें बताता हूं। तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी 1917 से लेकर 1984 तक, बहुत सालों तक ये एक्टिव रही पॉलिटिक्स में। इंदिरा गांधी का जो उदय है भाई, शानदार रहा है। इंदिरा गांधी को सब अंडर एस्टिमेट करते थे भाई। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाएगी जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, और इंदिरा गांधी को पहले तो ऐसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से उलट थी इंदिरा गांधी। काफी कुछ जवाहरलाल नेहरू को मिलता था, ऐसी बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू एक वोरेशियस रीडर थे, है ना, बहुत ज्यादा ही यूज्ड टू रीड, लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा इतना रीड नहीं करती थी। इंदिरा गांधी काफी ज्यादा लेफ्टिस्ट थी, इनके बारे में बोला जाता है, क्योंकि इनके जो सचिव थे पी.एन. हक्सर, वो एक कम्युनिस्ट थे। तो बोला जाता है कि इंदिरा गांधी का अलाइनमेंट एकदम लेफ्टिज्म की तरफ था। बट ठीक है, इंदिरा गांधी ने भाई, उनका जो कार्यकाल रहा है, जो सबसे बड़ी चीज हुई है, मतलब सारी बड़ी चीज है, चाहे इमरजेंसी ले लीजिए, चाहे इंडो बांग्लादेश वॉर ले लीजिए, चाहे जनता पार्टी ले लीजिए, सब कुछ इंदिरा गांधी के समय हुआ है। तो भाई गजब का टेन्योर रहा है। तो इंदिरा गांधी के टेन्योर की हम बहुत बढ़िया तरीके से चलिए बात करते हैं। देखिए, 20 साल तक जो पॉलिटिक्स है पूरा इन्होंने ही कंट्रोल की है। 1959 को इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनी है 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री। मैंने आपको बताया था, याद करिए, पिछली बार कि जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार आई थी तो उसको रातों रात बर्खास्त कर दिया गया था। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी भाई, तो उसको रातों रात जो है वो बर्खास्त कर दिया गया। और वो किसने बर्खास्त किया था? आपने बिल्कुल सही सुना, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी के कहने पे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने बर्खास्त कर दिया। बट एनीवे, तो 1965 में क्या हुआ था? ठीक है, 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया। अब बात यह है कि पीएम कौन बने। देखिए, एक थे मोरारजी देसाई, जो कि बहुत समय से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, 3 बार इनको जेल हो चुकी थी। ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर, और बहुत ही गरीब परिवार से आते, लेकिन बड़ी मेहनत करके इन्होंने पहले तो बॉम्बे प्रोविंस के डिप्टी कलेक्टर बने, और उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। भाई अंग्रेजों के दौरान ही जेल गए थे। उस समय जेल जाना एकदम वो क्या कहते हैं, प्राउडली माना जाता था। आज भी बोलते हैं ना नेता कि भाई जेल नहीं गए तो फिर क्या भारत के लिए तुमने काम किया है। तो दोस्तों, ये सब हो रहा था। मोरारजी देसाई जो हैं, जब देश आजाद हुआ तो मोरारजी देसाई को मैं, मतलब इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द जो है ना, वो पॉलिटिक्स हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जब देश आजाद हुआ तो डेफिनेटली ये कांग्रेस में तो थे ही, है ना, काफी लंबे समय तक ये कांग्रेस में रहे। तो इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे बनाया गया। उस समय बॉम्बे स्टेट था ना, 1952 से लेकर 56 तक ये चीफ मिनिस्टर बॉम्बे के रहे। फिर एमपी भी रही 1957 से 1980। भाई सूरत से इन्होंने चुनाव लड़ा, और जब भी चुनाव लड़ते थे जीत के आते थे। फिर इनको देखिए, जब अब हुआ क्या कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया गया 1958 से लेकर 63 तक, और उसके बाद 67 से लेकर 69 तक ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको दी गई। यहीं पे प्रॉब्लम होगी। फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया भाई, 13 मार्च। देखिए हुआ क्या था, चलिए अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनना था 1964 में। जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ तो मोरारजी देसाई ने सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है, मस्त प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने आपको कामराज के बारे में बताया था ना, के कामराज जो है वो किंग मेकर थे। उस समय कांग्रेस का एक धड़ा था जिसको सिंडिकेट बोला जा रहा था। ठीक है ना, सिंडिकेट बोला जा रहा था। तो ये जो सिंडिकेट था, ठीक है ना, ये वाला जो सिंडिकेट था, तो ये कांग्रेस का ओल्ड गार्ड इनको बोला जाता था। कांग्रेस का ओल्ड गार्ड क्या था? यही सारे के सारे कांग्रेस के अंदर फैसले लेते थे। इसमें संजीवा रेड्डी थे, उसके बाद एस के पाटिल थे,
निजलिंगप्पा थे और सबसे इंपॉर्टेंट के कामराज थे, ठीक है ना। के कामराज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यही किंग मेकर थे। तो इन्होंने बोला लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे। मोरारजी देसाई तब भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब भाई जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ, मोरारजी देसाई ने सोचा नहीं था, फिर से प्रधानमंत्री कुर्सी की लालसा कहीं ना कहीं तो जागी। वैसे आपको बता दूं, मोरारजी देसाई बहुत ही ईमानदार नेता थे, ठीक है। मोरारजी देसाई वॉज अ स्टॉन्च गांधीयन, गांधी जी के प्रिंसिपल पे बहुत 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 ज्यादा वो प्रभावित थे। तो फिर से हम ये देखते हैं कि इनको लगा कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री बनी 1967 में इंदिरा गांधी। 1967 में, देखिए 1962 में चुनाव हो गए, अब 1967 में फिर चुनाव होने थे। तो जो 3 चुनाव थे, 1952, 57 और 62, इन तीनों में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। लेकिन 67 का चुनाव था, वो एक पहला चुनाव था जिसने हालत खराब कर दी कांग्रेस की। कांग्रेस जब दोस्तों जब रिजल्ट आया 1967 के चुनाव का, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 283 सीटें मिली। कहां 350 ऊपर, 350 से ऊपर सीटें मिलती थी, लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 283 सीटों पे आ गई। 9 राज्यों में लिख लीजिएगा, 9 राज्यों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार खो दी। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी जो कि साउथ की थी, मैंने बताया सी राजगोपालाचारी, अन्नादुरई, तो 44 सीटें उनको मिली। भारतीय जनसंघ, और अब 520 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, सीटें भी बढ़ रही हैं। भारतीय जनसंघ जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो कि आगे जाके बीजेपी बनेगा, उसको 35 सीटें मिली। तो बहुत ही बढ़िया समझिए कि हिसाब किताब रहा। वोटिंग परसेंट अगेन 40% के आसपास था, 40.78, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन थे, इसने दरवाजा खोल दिया। अब जब ये इलेक्शन हुए, तो भाई एक तबका था जो मोरारजी देसाई लीड कर रहे थे, एक तबका ये चाहता था कि मोरारजी देसाई को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, ठीक है। और दूसरा तबका, इंदिरा गांधी को सपोर्ट युवाओं का बहुत ज्यादा था, लेफ्टिस्ट का बहुत ज्यादा था। तो मोरारजी देसाई एक तरीके से राइटिस्ट थे, कांग्रेस के अंदर राइटिस्ट, और इंदिरा गांधी जो थी वो लेफ्टिस्ट, ठीक है ना। तो आप ये समझ सकिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी ना, वो सोशलिस्ट पॉलिसी के खिलाफ, मतलब सोशलिस्ट उसको लीड कर रही थी, ठीक है ना, सोशलिस्ट फैक्शन। वही देसाई जो है वो कंजर्वेटिव, प्रो बिजनेस और थोड़ा फ्री इंटरप्राइजेस के रिफॉर्म में थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो अब मतलब जवाहरलाल नेहरू के अपोज्ड। तो अब हम ये देखते हैं कि नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो भाई 1966 में एक दो चीजें और हुई थी। 1966 में देखिए, उस समय सूखा भी काफी पड़ा था, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। फिर हम युद्ध से 1965 एक युद्ध लड़के बाहर आए थे, तो उसमें भी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी ना, वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि युद्ध ने, 2 वॉर बैक टू बैक ने सारा खजाना जो है, सरकारी खजाना खाली कर दिया था। तो अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी चुन के आई 1967 में, तो इंदिरा गांधी ने फिर मतलब प्रधानमंत्री बनी, और यहां पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोरारजी देसाई को बनाया गया। ऐसा नहीं कि मोरारजी देसाई को एकदम अलग थलग कर दिया गया, मोरारजी देसाई को भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री मोरारजी देसाई को दी गई 1967 से लेकर 69 तक। ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे भाई, आप समझ रहे हो। और उसके बाद ये चाहते थे कि इनको होम मिनिस्ट्री भी मिले, लेकिन इनको होम मिनिस्ट्री नहीं दी गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंदिरा गांधी कुछ जितने भी फैसले होते थे, वो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो सिंडिकेट है, उनसे पूछ के लेती ही नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि एक बार राम मनोहर लोहिया ने, बहुत ही फेमस है, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया, कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, who told इंदिरा गांधी, मतलब who had given this टाइटल। खैर ये तो टाइटल नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला था। यही गूंगी गुड़िया ने पूरे कांग्रेस को उंगलियों पे नचा दिया। अभी आप देखिएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा एक्टिव नहीं थी, इनको लगा रही यार ये तो लड़की है, क्या कर पाएगी, अब इसको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। अभी देखिएगा धीमे धीमे पूरी पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द हो जाएगी। अब उस समय वॉर भी शुरू हुआ था, तो काफी ज्यादा वॉर एफर्ट जो है वो इंदिरा गांधी ने चलाए। अमेरिका का PL 480 प्रोग्राम था। अमेरिका जो है ना, ये बहुत अच्छे ग्रेड के गेहूं नहीं होते थे, तो अमेरिका जो है वो भारत को गेहूं बेचता था, PL 480। लेकिन जब 1965 के बाद वॉर हुआ, तो दिमाग खराब हो गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे। तो जब दिमाग खराब हो गया था, तो अमेरिका ने बहुत कम गेहूं भेजना शुरू कर दिया। अगर 100% भारत डिमांड करता, खाली 10%। तो फिर इंदिरा गांधी को लगा कि भाई अब बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंदिरा गांधी जो है हरित क्रांति लेके आई। पंजाब और हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये हाईली सक्सेसफुल रहा। वीट और राइस पे, गेहूं और चावल पे, उसी पे भी MSP की गारंटी दी जाती है। तो वीट और राइस पे
ग्रीन रेवोल्यूशन आया भाई, यहां पे इजराइल के लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, ठीक है, और MS स्वामीनाथन ने पूरी कमिटी बुला के इस पे मेरा पूरा लेक्चर है 1 घंटे का, आप देखिएगा। यहां पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, और बड़ी बात यह कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आप समझ रहे हो? तो एक तरफ तो इंदिरा गांधी के कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में उथल पुथल हो गई है, क्योंकि यहां पे पहली बात तो 9 राज्यों में भाई एकाएक जो है वो सीटें चली गई। समझ रहे हो? बिहार, अब उस समय 1967 के जो इलेक्शंस थे ना, देखिए ऐसा हिसाब किताब रहा कि सरकारें गिरने लगी राज्य में। जैसे उस समय बिहार में 1 साल के अंदर अंदर 7 बार सरकार बदली है। होता क्या था ना कि MLA जो है ये बार बार छोड़ देते थे अपनी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ देते थे, दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। आया राम गया राम, वो आपने सुना होगा हरियाणा की पॉलिटिक्स में, वो यहीं से ही फेमस हुआ है, ठीक है। इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब कांग्रेस का विभाजन होगा 1969 में। 1969 में होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तो 2 लोग खड़े थे। एक थे VV गिरी जो कि निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट, और एक थे नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी इंडिपेंडेंट थे। दोनों ही हालांकि इंडिपेंडेंट ही खड़े रहते हैं, लेकिन इसमें सपोर्ट का होता है ना। अब कांग्रेस के अंदर 2 धड़े हो गए थे। एक तो ओल्ड गार्ड सिंडिकेट, मतलब वही धड़ा जो कि मोरारजी देसाई के साथ है और उनको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा इंदिरा गांधी वाला। तो अब कांग्रेस अभी तक बटी नहीं, लेकिन अब बटने वाली है। तो 1969 के जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो नॉमिनी एक VV गिरी थे जो कि उड़ीसा से आते थे, और नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते थे। दोनों ही बाद में प्रेसिडेंट बने। तो अब वोटिंग होनी थी, और यही वोटिंग डिसाइड करती किस नेता का पलड़ा ज्यादा भारी है। यहां पे जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट था नीलम संजीवा रेड्डी। तो सिंडिकेट या पूरी कांग्रेस जो है वो इनको बैक कर रही थी। इंदिरा गांधी किसको सपोर्ट कर रही थी? VV गिरी को, ठीक है। VV गिरी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन सपोर्ट यहां पे इंदिरा गांधी कर रही थी। अब इंदिरा गांधी को पता था कि मेरी हार जो है वो पक्की है, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को ये लग गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने तुरुक का इक्का खेला और ये बोला कि अपनी अंतर आत्मा की सुने जिस दिन वोटिंग होने वाली थी। और जिस दिन वोटिंग हुई दोस्तों, VV गिरी जीत गए। VV गिरी जीत गए, नीलम संजीवा रेड्डी हार गए। एक तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है? 14 बैंकों को यहां पे नेशनलाइज कर दिया था। आज सरकारी बैंक है ना, क्यों है वो? इंदिरा गांधी 1969 में, 19 जुलाई 1969 14 कमर्शियल बैंक्स को मार्जिनलाइज कर दिया। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1969 निकाला। ये पूछ सकते हैं आपसे, इसको एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग भी बोला जाता है। तो 1969 में ये एक्ट निकाला। अब इसमें जो भारत के, पूरे भारत के 85 से 90% डिपॉजिट, यानी कि 100 में से 90% डिपॉजिट इन्हीं बैंक्स के साथ थे। अब ये पहले प्राइवेट हुआ करते थे, ठीक है ना। अब ये प्राइवेट हुआ करते थे, तो प्राइवेट बैंक में क्या था ना कि गरीब देख भी नहीं सकता था, जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी वो लेफ्टिस्ट थी, वो काफी सोशलिस्ट थी। तो अब इंदिरा गांधी ने बोला कि सारे के सारे बैंक को यहां पे नेशनलाइज करो। तो 14 बैंकों को देखते देखते नेशनलाइज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई से कंसल्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये रहा, बहुत ही दिमाग खराब हो गया था मोरारजी देसाई का, और मोरारजी देसाई को हटा दिया यहां पे PM इंदिरा गांधी ने, क्योंकि मोरारजी देसाई भाई प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने बोला कि भाई ये बैंक का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण सही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि अब देखिए 1967 के बाद दिक्कत थोड़ा सा ज्यादा हुई थी, और पार्टी ने लॉन्च किया था 10 पॉइंट प्रोग्राम, क्योंकि इनके सोशलिस्ट एजेंडे का पार्ट था। और उसके बाद यही था कि भाई ऐसी सरकार, मतलब जो सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, इट शुड बी अकाउंटेबल। मतलब जो भी लोग हैं जैसे प्रधानमंत्री, वो पार्टी के लिए अकाउंटेबल हो। जैसे इंदिरा गांधी पार्टी को जवाब दे कि वो सारी चीजें क्यों कर रही हैं। इंदिरा गांधी जो है वो पार्टी के अफेयर्स को अपने हिसाब से चला रही हैं। ऐसा नहीं होगा, जो पार्टी डिसाइड करेगी वही होगा। तो आप समझिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसके बाद इंदिरा गांधी को 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। बता सकते हैं? इंदिरा गांधी को पार्टी से, अपनी पार्टी से, प्रधानमंत्री है देश के, और उसको कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। लेकिन तुरंत इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बना ली, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है ना। ये कांग्रेस आर का मतलब ये है रिक्विजिशनिस्ट, REQUISITIONISTS, जिसको कांग्रेस इंदिरा भी बोला जाता था।
और जो ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और जो ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी उसको बोला गया कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ओल्ड कांग्रेस, जो कि सिंडिकेट और जो कांग्रेस थे वो इनको चला रहे थे। तो अब उसके बाद ये समझिए कि कैसे सरकार चलाएं, क्योंकि भाई देखिए आप कांग्रेस पीछे हट गई है जो मेन पार्टी है, तो सरकार तो आपकी गिर जाएगी। लेकिन उस समय जो ऑल इंडिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी, वोटिंग हुई, 705 मेंबर में से 746 जो है वो इंदिरा के साइड के थे। तो कांग्रेस आर ने मेजोरिटी खो दी वैसे पार्लियामेंट, लेकिन पावर में रही। क्यों भाई? कांग्रेस में विभाजन हो गया ना, तो भाई जब विभाजन हुआ तो जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने हाथ खींच लिया, तो सरकार तो गिर जाती, लेकिन गिरी नहीं, क्योंकि लेफ्ट पार्टी और डीएमके ने सपोर्ट किया। वोटिंग हो रही थी ना, तो सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, इंदिरा गांधी को बोला। तो इंदिरा गांधी पावर में रही। और इसी दौरान प्रिवी पर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रिवी पर्स, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। इसमें राजा महाराजाओं को पेंशन मिलती थी। आजादी के बाद ना राजा महाराजाओं से यह वादा किया गया था कि आपको पेंशन मिलेगी, उनको मिलती थी। तो अब इंदिरा गांधी ने इसको खत्म कर दिया। तो जब इंदिरा गांधी ने इसको खत्म किया तो यह हुआ कि आप ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो, तो हमसे वादा किया गया था। सारे राजा महाराजाओं ने बोला कि हमको पेंशन मिलेगी। अब इंदिरा गांधी ने बोला भाई इतना पैसा सरकारी खजाने से जा रहा है, ये कहीं और लग जाएगा, आप लोग तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो ये कुछ तर्क दिए गए, लेकिन ये मामला गया कोर्ट में, क्योंकि भाई गारंटी दी थी ना भारत सरकार ने। तो ये चीज है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें प्रिवी पर्स को एबॉलिश किया गया फाइनली। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि ये डिसीजन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रिवी पर्स, क्योंकि भाई ये जब गारंटी दी तो आप कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ऐसे एबॉलिश नहीं कर सकते। लेकिन 24वां संशोधन करके यहां पर इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया, ठीक है ना। इट वॉज चैलेंज्ड। तो ये हिसाब किताब रहा। अब उसके बाद दोस्तों फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। अब वैसे इलेक्शंस तो 1972 में होने थे, लेकिन 4 साल पहले 1971 में ही इलेक्शंस हो गए। और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत जबरदस्त अलायंस बनाया। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन मोरारजी देसाई वाली, ओरिजिनल कांग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी की सारी बड़ी पार्टी जो थी वो थी। और इनका स्लोगन क्या था? इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ इनका स्लोगन था। तो 1971 के जो जनरल इलेक्शन हुए, यू वोंट बिलीव, इंदिरा हटाओ गया भाड़ में। इंदिरा गांधी को मिली 352 सीट और मोरारजी देसाई को मिली खाली 51 सीट। तो जो 518 सीटें थी ना लोकसभा, 260 चाहिए थे मेजोरिटी के लिए, इसमें इंदिरा गांधी को 350 से ऊपर सीट मिली। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। तो आज जैसे लोग एकदम पागल है ना मोदी जी के लिए, मतलब अब तो नहीं, लेकिन 2014 में एक जो लहर चली थी, आज वो इंदिरा गांधी के लिए उस समय थे। तो गरीबी हटाओ इन्होंने स्लोगन दिया था। अब इसी दौरान शुरू होता है 1971 इंडो बांग्लादेश, मतलब इंडो पाकिस्तान वॉर, जो दूसरा युद्ध था। अभी तक नहीं, सॉरी, तीसरा युद्ध था। अभी तक पाकिस्तान से हमने पहला युद्ध 1948, दूसरा 1965 और ये 1971। बांग्लादेश को पूरी तरीके से लिबरेट कर दिया गया। अब ये कहानी जो है वो भाई बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए अब हम 1971 पे आते हैं। देखो ऐसा है ना कि ये जो वॉर था, ये इतिहास में इस तरीके का वॉर ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि यहां पे एक दूसरे देश का वॉर, भारत ने हस्तक्षेप किया और एक पूरा अलग देश बन गया। आप समझ रहे हो? तो ये जो वॉर था 1971 में, ठीक है, बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1947 में, यार रुको मैं मैप लगाता हूं, 1 मिनट रुको। अब देखो, ये जो पाकिस्तान है ना, और ये जो बांग्लादेश है, उस समय एक ही थे, आपको पता ही है, आजादी के बाद। ये था अपना वेस्ट पाकिस्तान, ये था अपना ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। बंगाल का बंटवारा हुआ था ना। तो अब हुआ क्या था ना कि भाई ये जब आई भारत, मतलब जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना आया, तो अब उस हुआ क्या कि ये पाकिस्तान ने उर्दू थोप दी इनके ऊपर। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। तो उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बन सकती है? भाषाओं के आधार पे, भाषा एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, भाषाओं के आधार पे युद्ध हो जाता है। इनकी तो ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है ना। कल को यहां पे हम बोल दे कि मलयालम चलेगी पूरे भारत में, तो हमको तो मलयाली आते नहीं है, हम तो हिंदी बोलते हैं, नॉर्थ के लोग, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहां पे बहुत ज्यादा टसल चलती थी भाषा को लेके। तो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आवामी लीग बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी और बहुत बड़े नेता बन के वो उभरे। अक्सर वो जेल जाते रहते थे, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी है ना, इनको जेल में डालते रहते थे। दूसरा पॉइंट,
ये पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान को सेकेंड क्लास सिटीजन मानता था। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों का माइंडसेट इन पाकिस्तानियों में आ गया और ये पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करता है, सेकेंड क्लास सिटीजन मानता था कि इनको कभी वो दर्जा ही नहीं मिलता था। जैसे अंग्रेज भारत का साथ व्यवहार करते थे ना, वैसे ये वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ व्यवहार करता था। तीसरा पॉइंट, बांग्लादेश ये वाला जो एरिया ना, इट इज हाईली रिसोर्सफुल, बहुत ज्यादा जबरदस्त रिसोर्स मिलते हैं। सारे के सारे रिसोर्स यहां पे ट्रांसफर होते थे, सारे के सारे, और बदले में इनको कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। ये सब जब दिमाग खराब हुआ, ऊपर से पाकिस्तान में 1958 से लेकर 69 तक 11 साल तक भाई डिक्टेटरशिप, मतलब अथॉरिटेरियन रूल आ गया। यहां पे मिलिट्री लीडरशिप आ गई, जनरल अयूब खान आ गए। तो 1969 के बाद इलेक्शन हुए और जैसे ही 1969 के बाद इलेक्शन हुए, इनकी आवामी लीग जीत गई। आवामी लीग जीत गई, या जो पाकिस्तान में जो सरकार आएगी उसके प्रधानमंत्री बनेंगे शेख मुजीबुर रहमान। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, 1970 की बात है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये। ठीक है, जब ये पसंद नहीं आया तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश, इनको बोला कि अब सबक सिखाएंगे, तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाओ, तुम्हारी औकात कैसे होगी। तो इन्होंने जनरल टिक्का खान को बुलाया और जनरल टिक्का खान जो थे वो स्पेशलाइज्ड थे ह्यूमन टिक्का बनाने में। और दोस्तों, बांग्लादेश जेनोसाइड शुरू होता है। यस, बांग्लादेश का जेनोसाइड एक एक करके, आप समझिए कि बांग्लादेश को इतना बुरा मारा था, मतलब आज का जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान को सेनाओं ने 30 लाख लोगों को मार दिया था। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होता है, गांव गांव से लोगों को निकाल के मार रहे थे। 4 लाख से ऊपर बलात्कार किए, लगभग हर महिला के साथ बलात्कार कर दिया था। और इतना ब्रूटल था ना वो, इतना भयानक तरीके से कि परिवार के सामने बलात्कार हो रहा है, बाप से बोल रहे बेटी का बलात्कार करो, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं था, काट पीट के बराबर कर दिया था, काट डाला था यहां पे इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को, और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया था। अब हुआ क्या कि भाई ये त्रिपुरा है ना, ठीक है, तो सब बांग्लादेश भर भर के 10 लाख, ये बॉर्डर वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मेघालय भर भर के लोग भारत में आने लगे। 10 लाख रेफ्यूजीज देखते देखते भारत में आ गए मार्च 1971 तक। ठीक है, तो अब यहां पे ऑपरेशन सर्च लाइट, जब उस समय जो याहिया खान थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, तो बंगाली नेशनलिस्ट उभर रहे थे, तो बहुत मारा था मार्च 1971 में। मार्च 1971 से ही ये वायलेंस जो है वो शुरू हो गया था, जला रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे, बुरी हालत। तो अब जब ये इतने लोग यहां पे आने लगे, तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इंदिरा गांधी को लगा यार क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, बांग्लादेश जेनोसाइड शुरू हो गया है। तो इंदिरा गांधी एकदम हिल गई, पूरा भारत हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई कि भाई ये क्या हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। तो उस समय सैम मानेकशॉ को बुलाया, सैम मानेकशॉ को बुलाया और सैम मानेकशॉ से बोला कि तुरंत हमला करो पाकिस्तान के ऊपर, तुरंत अभी इसी वक्त हमला करो। तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि देखिए मैडम, मैं आपकी, उस समय हमारे जनरल थे सैम मानेकशॉ आर्मी के, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन अभी हम हमला नहीं करेंगे। अभी अगर हमला करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी बांग्लादेश में मानसून शुरू होने वाले, बारिश शुरू होने वाली है, और बारिश में लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हम लड़ नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी भारत की सेना एकत्रित नहीं है, अलग अलग जगह पे है, तो उनको साथ में लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो फिर इंदिरा गांधी ने बोला क्या किया जाए, तो सैम मानेकशॉ ने सीधा बोला कि देखो, इंदिरा गांधी की वैसे जो कैबिनेट थी उसने तो सीधा हरी झंडी दे दी थी कि भाई वॉर करो, लेकिन सैम मानेकशॉ ने ये बोला कि अभी वॉर मत करिए, इसी साल हम जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने उनकी बात सुन ली। इतने में हम मुक्ति बाहिनी, ठीक है, इनको हम ट्रेन करेंगे। ये कौन है, ये ईस्ट बांग्लादेश में काम करने वाले वो लोग थे जो बांग्लादेश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो मुक्ति बाहिनी को हम ट्रेन करेंगे और ये बैंड बजाएंगे, तब तक हमको थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो भाई ठीक है, थोड़ा सा वक्त दे दिया। अब हुआ क्या कि भाई काम चलता रहा, जेनोसाइड होता रहा, लेकिन मुक्ति बाहिनी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत कमाल का काम किया। अब बेटा होता यह है कि भारत ऐसे तो वॉर में जा नहीं सकता, भारत मदद भी मांग रहा था। भारत उस समय, पाकिस्तान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त थे, तो भारत को पता था कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से अमेरिका जो है वो सपोर्ट करेगा। तो अमेरिका ने तो मतलब फिर इंदिरा गांधी भी अगस्त 1971 में अमेरिका मिलने गए। रिचर्ड निक्सन उस समय प्रेसिडेंट, और रिचर्ड निक्सन और उस समय जो हेनरी किसिंगर थे,
हेनरी किसिंगर के बारे में पूरी दुनिया भर में पलीता सुलगाने वाले हेनरी किसिंगर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। तो हेनरी किसिंगर के ऊपर बहुत आरोप लगता है कि आधे से ज्यादा युद्ध तो इन्होंने शुरू करवाए। तो हेनरी किसिंगर जो थे उन्होंने, और रिचर्ड निक्सन, वो बिल्कुल भी इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो थोड़ी उनकी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और यहाँ पे एकदम अलाइनमेंट नहीं था। तो रिचर्ड निक्सन, तो आपको बता दो कि इंदिरा गांधी को चुड़ैल तक बोल दिया था, विच तक बोल दिया था। रिचर्ड निक्सन से मिली इंदिरा गांधी और सीधा बोल दिया रिचर्ड निक्सन ने कि भाई देखो, अगर तुम हमला करोगे पाकिस्तान के ऊपर तो हम जवाब देंगे। तो भारत ने बोला, इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि हम एग्रेसर नहीं है, हमने ये युद्ध नहीं शुरू किया है। ये युद्ध शुरू किया है किसने? ये युद्ध शुरू किया है आपके पाकिस्तान ने। तो अगर पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया है तो हम तो करारा जवाब देंगे ही देंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये सीधा इंदिरा गांधी ने चेतावनी देके वो वापस आ गई। लेकिन इंदिरा गांधी को डर तो था ही कि भाई यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा भारत, अरे ये अमेरिका, क्योंकि अगर हम यहां पे लड़ने जाएंगे तो ये तो 110% ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और करेगा, ये तो अपने जंगी बेड़े भेज देगा। और यही हुआ। तो फिर क्या करे? फिर भाई दूसरा देश भारत का सोवियत, तो फिर सोवियत के पास गई। तो सोवियत यूनियन से 1971 जैसे ही यहां पे अमेरिका के पास गई, उसके बाद फिर सोवियत के पास गई, तो सोवियत से यहां पे इंडो सोवियत ट्रीटी जो है ये साइन करी। और सोवियत ने भारत को आश्वासन दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला करता तो हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। चाइना वैसे भी दूर था इससे, चाइना क्यों दूर था? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या, चलिए इसमें मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया है, आप जरूर देखिएगा। 20 साल के लिए ये ट्रीटी साइन की गई, 1971 से लेकर 1991 तक थी, 8 अगस्त 1991 तक। तो ये हिसाब किताब रहा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि फिर जब कुछ यहां पे मदद नहीं मिली तो फिर सोवियत ने मदद दी। अब युद्ध शुरू होना है, लेकिन युद्ध शुरू कैसे हो? क्योंकि देखिए भारत डायरेक्टली वॉर में तो जा नहीं सकता। भारत डायरेक्टली वॉर में जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डायरेक्टली वॉर में नहीं जाएगा, क्योंकि भाई भारत थोड़ी ना इसमें इन्वॉल्व है ना, ये तो बांग्लादेश का मैटर है। तो पूरी दुनिया बोलेगी भाई तुम क्या कर रहे हो, तो फिर पूरी दुनिया को भारत पे हमला करने का बहाना मिल जाएगा। या यूनाइटेड नेशन भी चल रहा था तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अच्छा, ये वोटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, आपको बता दो, युद्ध रोकने की वोटिंग हुई थी, लेकिन सोवियत ने वीटो कर दिया था, ठीक है। तो जैसे ही सोवियत ने वीटो किया, युद्ध चलेगा ही चलेगा। तो अब देखते हैं क्या हुआ आगे। तो भारत चाहता था कि पाकिस्तान हमला कर दे किसी तरीके से, पाकिस्तान हमला कर दे, एक बार पाकिस्तान हमला कर दे, मजा आ जाए। और पाकिस्तान ने यही किया। पाकिस्तान ने क्या किया कि आगरा और पंजाब, यहां पे एयरफील्ड्स थी ना, उन पे हवाई हमले कर दिए। पाकिस्तान ने पंजाब और ये इधर यूपी और इधर गुजरात की एयरफील्ड्स पे हवाई हमले कर दिए। और जैसे ही भारत की एयरफील्ड्स पे हवाई हमले हुए, मजा आ गई, मजा आया। और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, भारत यही चाहता था। और भारत ने 3 दिसंबर 1971 को वॉर घोषित कर दिया। एक और चीज आपको बताता हूं, उस समय जो हमारे एडमिरल थे वो थे एसएम नंदा। देखिए 1965 और 62 में नेवी को कुछ करने का मौका नहीं मिला था। अगर नेवी उस समय इन्वॉल्व होती तो समझिए कि चाइना भी हार जाता, बहुत 1962 में जीत जाते। तो यहां पे इस बार नेवी ने कमाल कर दिया भाई। नेवी ने इस बार यह दिखा दिया कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं, और भारत की नेवी ने इस युद्ध को बदल के रख दिया। आप समझ सकते हो? तो आप ये समझिए कि एसएम नंदा ने इंदिरा गांधी से साफ बोला कि भाई देखो, पिछली बार की तरह हमारे साथ ना करना। जैसे पिछली बार आपने, मतलब पिछले जो युद्ध हुए थे, आपने नेवी को हरी झंडी तो नहीं दी थी, लेकिन इस बार आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम कहो। नेवी को हमने खुली छूट दे दी। तो 3 दिसंबर को युद्ध शुरू होता है। अब उसके बाद एक के बाद एक भारत ने बांग्लादेश के एरियाज को कब्जाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिया। भारत यहां पे ऑफेंसिव रहेगा, यहां पे हमला करेगा, और यहां पे डिफेंसिव रहेगा। यहां लोंगेवाला, बैटल ऑफ लोंगेवाला जो है वो लड़ी गई। कुलदीप सिंह चांदपुरा के बारे में आपने सुना है, आपने बॉर्डर मूवी देखी है। बॉर्डर मूवी में अगर आप कुलदीप सिंह मतलब बॉर्डर मूवी में जो सनी देओल का रोल है, वो यहां पे कुलदीप सिंह चांदपुरा ने ही प्ले किया है। लोंगेवाला बेसिकली राजस्थान में पोस्ट थी। राजस्थान पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो राजस्थान में यहां पे था।
तो अब क्या है ना कि लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 को जब युद्ध की शुरुआत हुई, जब भारत वॉर में गया, तो पाकिस्तान ने बोला कि हम यहां से हमला करेंगे। अब उस समय भारत के हंटर जहाज थे। हंटर जहाज रात में नहीं लड़ सकते थे, सुबह लड़ सकते थे। तो भारत की एयरफोर्स रात में नहीं लड़ सकती थी, और पाकिस्तान के साथ भी यही था। लेकिन पाकिस्तान की सेना यहां पे, पाकिस्तान ने, क्योंकि यहां पे तो हम डिफेंसिव थे ना, पाकिस्तान ने बोला कि हम फुल ऑन अटैक करेंगे। उनको अपॉर्चुनिटी दिख गई। 2800 सैनिक पाकिस्तान के थे, और कुलदीप सिंह चांदपुरा के साथ खाली 120 सैनिक थे। 120 सैनिक। पाकिस्तान के पास एक के बढ़कर एक जबरदस्त हथियार, लेकिन उसके बावजूद 4 दिसंबर 1971 की वो रात पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर पाए। इतने सैनिक होने के बावजूद। इनका जो जनरल था वो था तारिक मीर। तारिक मीर खत्म हो गया, मर गया, भाग गए पाकिस्तानी छोड़ के। और उसके बाद सुबह जब हुई, सुबह खाली रात भर रोकना था। बॉर्डर मूवी तो देखी होगी ना आपने, ए गुजरने वाली हवा जरा संदेशे आते हैं, बहुत ही बढ़िया मूवी है। हिंदुस्तान मेरी जान, क्या जबरदस्त गाने हैं। तो सुबह जैसे ही हुई, हमारे हंटर जहाज ने हमला किया पाकिस्तान पे, और ऐसा हमला किया, खत्म यहां पे। इसी दौरान 4 दिसंबर, भाई बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी जा रही है। और भैया रात में 4 से 5 दिसंबर ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, भाई ऑपरेशन ट्राइडेंट ने एकदम बैंड बजा दी। इधर राजस्थान में पाकिस्तान खत्म, और इधर कराची एयरपोर्ट जो है ना, कराची पोर्ट पूरा निस्तना नाबूद कर दिया। अब उस समय पाकिस्तान का कराची पोर्ट लाइफ लाइन था। सारी सप्लाईज, ऑयल, सब कुछ अरेबियन सी से कराची पोर्ट पे, बंदरगाह पे उतरता था। कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने एंटी शिप मिसाइल, स्टिक्स मिसाइल को यूज किया। भारत को एक भी लॉस नहीं हुआ। पाकिस्तान का माइन स्वीपर पूरी तरीके से तबाह हो गया। और 4 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया जाता है। यहां ऑयल फील्ड से तबाह कर दिए गए। समझ रहे हो? ये हालत हुई, ये हालत। भाई भारत में एक भी इंसान, एक कैजुअलिटी नहीं हुई। और यहां पे पाकिस्तान, एक डिस्ट्रॉयर डूब गया, कार्गो डूब गया, माइन स्वीपर डूब गया, सब डूब गया। एक के बाद एक स्टिक्स मिसाइल जो है वो दागी गई। समझ रहे हो? भारत की तरफ से आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर गए थे। ठीक है, 4 दिसंबर रात में अटैक किया था। और इसी के बाद ऑपरेशन पाइथन लॉन्च होता है। 8 से 9 दिसंबर ऑपरेशन पाइथन, रही सही कतर ऑपरेशन पाइथन ने पूरी कर दी। अगेन भारत की कोई भी कैजुअलिटी नहीं। तो नेवी बहुत ही बढ़िया काम किया। और इसी में पीएनएस गाजी, भाई पीएनएस गाजी को भी डुबा दिया गया। उस समय आईएनएस विक्रांत जो था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो पीएनएस गाजी भाई बहुत इनकी जबरदस्त सबमरीन थी पाकिस्तान की। तो इन्होंने आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेजी, लेकिन भारत ने बेवकूफ बना दिया पाकिस्तान को। भारत ने डाइवर्ट कर दिया यहां पे विशाखापट्टनम पे आईएनएस राजपूत की तरफ, और आईएनएस राजपूत ने पीएनएस को खत्म कर दिया। मजा आ गई। तो पाकिस्तान की नेवी पूरी तरीके से ध्वस्त। अब उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसी दौरान वॉर चलता है। वॉर ज्यादा दिन चला नहीं था। देखिए उस समय 13 दिन में वॉर खत्म हो गया था। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई 3 दिसंबर को वॉर शुरू हुआ। पाकिस्तान की नेवी खत्म, पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं थे। इधर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग चल रही है। तो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग चल रही है क्योंकि अमेरिका को पता चल गया था कि भारत युद्ध जीत जाएगा और बांग्लादेश आजाद हो जाएगा। तो वोटिंग हुई परमानेंट मेंबर्स की। सोवियत ने वीटो कर दिया। सोवियत ने बोला ना, हम तो भारत के साथ खड़े हैं और युद्ध चलेगा। उसके बाद दोस्तों जब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा, तो इन्होंने यूएस का एसएस एंटरप्राइजेस भेज दिया। 7वां जंगी बेड़ा, बहुत बड़ा था ये, 7वां जंगी बेड़ा बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। सोवियत ने भी अपना 40वां जंगी बेड़ा भेज दिया। सोवियत ने बोला कि तुम 7वां जंगी बेड़ा भेज रहे हो, याद रखिएगा जब मैं अमेरिका बोलूं तो उसके साथ इनका यूरोप भी शामिल है, यूके भी शामिल है। 7वां जंगी बेड़ा बे ऑफ बंगाल में आ ही रहा था। तभी यहां पे हम ये देखते हैं कि सोवियत ने भी अपना जंगी बेड़ा भेज दिया। और सोवियत इंडो सोवियत ट्रीटी के अनुसार कि अगर तुम भारत पर अटैक करोगे तो हम पे अटैक माना जाएगा। तो अमेरिका ने अटैक ही नहीं किया इसके चक्कर में, जिसकी वजह से पाकिस्तान एकदम मनोबल टूट गया। और पाकिस्तान को पता था कि भाई हमको कहीं से मदद मिलने नहीं वाली। अगर अब हम नहीं रुकेंगे तो भारत पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहां पे बीबीसी ने कुछ खबर दिखा दी। यहां पे ना पुतले गिराए गए थे, जो जैसे ये खबर चल गई कि भाई बांग्लादेश में भारतीय सेना के 5000 पुतले गिरा दिए गए, और गिराए भी गए थे। ये ब्लफ था एक तरीके से। तो भारत को लगा जब खाली पुतलों से इतना हड़कंप मच जाता है तो अब तो इस पार या उस पार। भारत की एयरफोर्स अब बांग्लादेश में घुस गई और पाकिस्तानी ठिकानों पे इन्होंने बमबारी कर दी। गवर्नर के हाउस को तबाह कर दिया। गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, बोला जिंदगी रहेगी तभी तो युद्ध लड़ेंगे। गवर्नर तुरंत इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद भारत ने अल्टीमेटम दिया कि भाई या तो सरेंडर करो
या फिर कहो तो पूरा तबाही कर दे तुमको। तो उसके बाद जनरल JS अरोड़ा और उसके बाद जनरल नियाजी पाकिस्तान की तरफ से वो बैठते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान का सरेंडर होता है। अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, बधाई हो बांग्लादेश हुआ। 16 दिसंबर, 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को पूरी तरीके से हरा दिया और एक नया देश बना दिया। तो अब देखिए उस समय की बात थी, और अभी पाकिस्तान जो इतना उछलता है, आज आप देख लीजिए, उस समय 13 दिन लगे थे ना, अगर अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो एक दिन भी ना लगे। ठीक है, तो 16 दिसंबर को यहां पे हस्ताक्षर करते हैं और जनरल नियाजी जो थे वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन भारत के वीर सैनिक 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण था। भारत इतने सैनिकों को अपने पास ले आया था, पूरी पाकिस्तान की सेना, पूरी की पूरी पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और वो भारत के पास आ गई थी। लेकिन उसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन होता है 1974 का, और उसके बाद जब शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसके तहत जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से और इंदिरा गांधी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला मैडम प्लीज आप हमको प्लीज दे दीजिए। बोला कि ठीक है तुम्हारे सैनिक तुम ले जाओ, क्योंकि भाई खर्चा भी बहुत हो रहा था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इनको देखभाल करना, तो भाई तुम्हारे सैनिक है तुम ले जाओ। लेकिन फिर जो इंदिरा गांधी ने बोला वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने माना, लेकिन उसके बाद फिर वो खैर तोड़ दिया था बाद में। तो ये 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर था। इसी दौरान दोस्तों सिक्किम का भी एनेक्सेशन हुआ था, किंगडम ऑफ सिक्किम। सिक्किम में जो सरकार थी ना, तो यहां पे सिक्किम में अभी भी राजा महाराजा, जो राजा थे वही रूल कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे सिक्किम को अब भारत में मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी था और सिक्किम को राज्य बनना था। लेकिन यहां पे वही चीज है कि ये जो रॉयलिस्ट थे, रॉयलिस्ट, ये जो सरकार को समय यहां पे सिक्किम किंगडम का सपोर्ट कर रहे थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान सिक्किम में दंगे हो जाते हैं क्योंकि लोग परेशान हो गए थे यहां के रूल से। तो लोग चाह रहे थे कि भाई वाकई में सिक्किम भारत का राज्य बन जाए। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि रेफरेंडम होता है। 97.5% वोटर्स ये बोलते हैं कि अब मोनार्की को खत्म करो और सिक्किम को एक राज्य बनाओ। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि फिर इंडियन आर्मी गई और सिक्किम भारत का 22nd स्टेट बना। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था। देखिए लिखा तो नहीं, लिखा है 36th अमेंडमेंट। ठीक है, 36th अमेंडमेंट लाया गया जिसने 35 अमेंडमेंट को रिपील कर दिया और सिक्किम को पूरा का पूरा स्टेटहुड दे दिया। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो भारत ने 20,000 से 40,000 ट्रूप्स जो है उस समय सिक्किम में बैठा रखे थे। तो ये हिसाब किताब रहा। फिर इसके बाद धीमे धीमे जो है आसाम, उस समय पूरा नॉर्थ ईस्ट आसाम, नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड किया है ना। पहले नॉर्थ ईस्ट 1963 में नागालैंड बनाया गया, 16th स्टेट बना। ठीक है, उसके बाद खासी, जंतिया, गारो, ये मेघालय को इसको अलग किया गया। फिर 1972 में मेघालय को स्टेट बनाया गया। ठीक है, मेघालय को स्टेट बनाया गया। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखते हैं कि 1986 में मतलब ये काम हुआ। ओके, तो ये तो आप देख लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत है भाई। नॉर्थ ईस्ट गए हो कि नहीं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, ये मैं आपको बता ही चुका। ऑपरेशन फ्लड भी आया। ऑपरेशन फ्लड जो है भाई मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। इसमें भारत ने इसमें भी काफी सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो हासिल की। तो ये जो तस्वीरें बता रहा था ना कि ये जनरल नियाजी और ये जनरल अरोड़ा, के नियाजी और जनरल अरोड़ा, ठीक है, JS अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा। अब हम बात करेंगे कल 1975 से लेकर 1989 तक क्या हुआ। इमरजेंसी की बात करेंगे और भी बहुत सारी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।